देखो, हमने कंपनी का नया चैप्टर जो 5वां लेसन है वो हमने स्टार्ट किया था, और उसमें है अंशों और ऋण पत्रों का निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जिसमें कंपनी अपनी पूंजी की व्यवस्था अंशों और ऋण पत्रों का निर्गमन करके करती है। तो इसमें दो चीजें हैं, शेयर्स और डिबेंचर्स। तो सबसे पहले लेते हैं शेयर्स। कंपनी की जो पूंजी होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई होती है, और प्रत्येक जो टुकड़ा है वो कहलाता है शेयर, जिसको हम बोलते हैं अंश, हिस्सा या टुकड़ा। और ऐसे जो शेयर होते हैं उनको सबको मिलाकर के क्या है, वो अंश पूंजी कहलाती है। जैसे कंपनी की कुल पूंजी है 5 लाख, और एक अंश का जो मूल्य है 10 रुपए। अंश का जो मूल्य है कम से कम रखा जाता है, जैसे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए। तो इसमें मान लो कि एक अंश का मूल्य है 10 रुपए, तो 5 लाख में हम 10 का भाग दे देंगे तो ये 50,000 है, ये अंशों की संख्या आ जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स। इसका मतलब है कि कंपनी की कुल पूंजी जो 5 लाख है वो कितने अंशों में बटी हुई है, 50,000 में, और एक अंश का मूल्य है कितना, 10 रुपए। तो इन अंशों से, यानी कि 50,000 अंशों से कंपनी की पूंजी का निर्माण हुआ है, कंपनी की पूंजी तैयार हुई है। तो इस प्रकार की जो पूंजी अंशों से बनती है इसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल, अंश पूंजी। इसको अंश पूंजी कहा जाता है। ये जो पूंजी है, जिन्होंने कंपनी के अंश खरीदे हैं, अंश खरीदने वाले जो व्यक्ति हैं वो कहलाते हैं शेयर होल्डर, यानी कि अंशधारी। अंश खरीदने वाले जो व्यक्ति है वो कहलाते हैं अंशधारी, शेयर होल्डर। और चूंकि इन्होंने कंपनी के अंश खरीदे, तो अंश खरीदने का मतलब है इन्होंने कंपनी में पूंजी लगाई है। जैसे किसी व्यक्ति ने क्या है, 10 रुपए वाले क्या 100 अंश खरीद लिए, किसी ने 500 अंश खरीद लिए, किसी ने 1000 खरीद लिए। सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अंशों का क्रय करते हैं, अंश खरीद करके उतना पैसा देते हैं। इसका मतलब है इन्होंने कंपनी की पूंजी में योगदान दिया है। और व्यवसाय में पूंजी लगाने वाला जो व्यक्ति होता है वो व्यवसाय का मालिक कहलाता है, स्वामी कहलाता है। इसका मतलब है कि अंश खरीदने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, जिसे हम शेयर होल्डर कहते हैं, ये कंपनी के स्वामी या मालिक है। चाहे अंश खरीदने वाले, चाहे इन्होंने 1000 रुपए के अंश खरीदे हो, वो भी कंपनी का स्वामी है, और जिसने 1 लाख रुपए के अंश खरीदे हैं वो भी कंपनी का स्वामी है। और व्यवसाय का जो स्वामी होता है उसको बदले में व्यवसाय से क्या मिलता है, लाभों में हिस्सा। तो वर्ष के अंत में कंपनी को जब लाभ होता है तो कंपनी क्या करती है, उस लाभ की राशि को इन अंशधारियों में वितरित करती है, इनके द्वारा खरीदे गए राशि के अनुपात में। तो लाभ की राशि को इन अंशधारियों में, शेयर होल्डर में बांटा जाता है। तो ये जो लाभ की राशि अंशधारियों में बांटी जाती है उसे हम कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड, जिसको हम बोलते हैं लाभांश, ये लाभांश कहलाता है। तो लाभों की राशि को भी क्या है, अंशों में, टुकड़ों में बांटा जाता है, इसलिए डिविडेंड कहलाता है। तो इस प्रकार ये जो अंश खरीदने वाले जो व्यक्ति हैं, जिसे हम शेयर होल्डर कहते हैं, ये कंपनी की पूंजी में योगदान दे रहे हैं। अच्छा, अंश के बारे में मैंने बताया कि ये जो अंश होते हैं ये क्या है, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, जिसको हम बोलते हैं समता या साधारण अंश, समता या साधारण अंश। और दूसरा होता है आपके प्रीफरेंस शेयर, प्रीफरेंस शेयर, इसको हम पूर्वाधिकार अंश बोलते हैं, पूर्वाधिकार अंश। ये 2 प्रकार के अंश होते हैं। तो जो शेयर होते हैं, शेयर को मैंने कहा था कि शेयर खरीदने वाले जो व्यक्ति हैं उसे हम शेयर होल्डर कहते हैं, और शेयर होल्डर को बदले में लाभों में हिस्सा जो प्राप्त होता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, ऐसे जो शेयर होते हैं, अंश होते हैं, उनको 2 भागों में बांटा जाता है, इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर जिसको हम समता या साधारण अंश कहते हैं, और दूसरा होता है प्रीफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंश। जिन व्यक्तियों ने कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर कहलाता है, और जिन व्यक्तियों ने कंपनी के प्रीफरेंस शेयर खरीदे हैं वो प्रीफरेंस शेयर होल्डर कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था कि शेयर होल्डर जो होते हैं इनको कंपनी से लाभों में हिस्सा प्राप्त होता है। तो इन दोनों में फिर अंतर क्या है, दोनों ही कंपनी की पूंजी में योगदान दे रहे हैं, तो वैसे दोनों ही कंपनी के जो है स्वामी कहलाते हैं।
दोनों को ही लाभों में हिस्सा प्राप्त होता है। तो ये तो इनमें समानता हो गई, लेकिन इनमें डिफरेंस है। डिफरेंस है यानी कि अंतर है, वो क्या होता है? इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर, ये जो प्रीफरेंस शेयर होते हैं इनसे पहले एक परसेंटेज लिखी हुई रहती है। जैसे प्रश्न में दे रखा है 8% प्रीफरेंस शेयर। प्रीफरेंस जो शेयर होते हैं उनसे पहले परसेंटेज लिखी हुई रहती है क्वेश्चन में। अब ये 5, 6, 8, 9, 10 इतनी भी हो सकती है। इक्विटी शेयर से पहले ऐसी कोई परसेंटेज लिखी हुई नहीं रहती है। इसका मतलब यह है कि वर्ष के अंत में जब कंपनी को लाभ होता है तो लाभ की राशि कंपनी क्या करती है, इन शेयर होल्डर में बांटती है। शेयर होल्डर में जब बांटती है तो ये जो प्रीफरेंस शेयर होते हैं इनसे पहले परसेंटेज लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि इन प्रीफरेंस शेयर होल्डर, प्रीफरेंस शेयर खरीदने वाले जो व्यक्ति हैं वो प्रीफरेंस शेयर होल्डर कहलाते हैं। इनको लाभों में जो हिस्सा कितना दिया जाएगा ये पहले से ही निश्चित होता है। तो इसमें 8% दे रखा है, तो इसका मतलब है कि इन प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को 8% की दर से लाभांश का भुगतान किया जाएगा। तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को लाभांश का भुगतान कितना किया जाएगा ये पहले से ही निश्चित होता है। ठीक है, इससे ये परसेंटेज लिखी हुई रहती है। लेकिन इक्विटी शेयर में ऐसी परसेंटेज नहीं होती है, तो इसका मतलब है इनको लाभांश कितना दिया जाएगा ये निश्चित नहीं होता है। तो एक मुख्य अंतर तो ये हो गया कि प्रीफरेंस शेयर्स पर दिया जाने वाला जो लाभांश होता है वो निश्चित होता है, यानी कि एक निश्चित दर से लाभांश का भुगतान किया जाता है। कंपनी का लाभ चाहे कितना भी हो, इनको इसी दर से लाभांश का भुगतान किया जाएगा। लेकिन इक्विटी शेयर्स पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है। ठीक है, एक अंतर तो ये है। दूसरा अंतर, कंपनी क्या करती है, वर्ष के अंत में लाभों में से जब इनको भुगतान करती है तो सबसे पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को भुगतान करती है। प्रीफरेंस शेयर खरीदने वाले जो व्यक्ति हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीफरेंस शेयर होल्डर। तो सबसे पहले कंपनी लाभांश का जो भुगतान है वो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को करती है, और प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को भुगतान करने के बाद में फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को भुगतान करती है। यानी कि लाभांश प्राप्त करने के मामले में भी इनको पूर्वाधिकार होता है, इसलिए हम इनको पूर्वाधिकार बोलते हैं। तो सबसे पहले इनको लाभांश का भुगतान किया जाएगा, इनको देने के बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को भुगतान किया जाएगा। अगर इनको भुगतान करने के बाद में कंपनी का जो प्रॉफिट है अगर कम बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को लाभ में कम हिस्सा प्राप्त होगा, और ज्यादा बचता है तो इनको ज्यादा मिलेगा। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर को जो लाभांश का जो भुगतान किया जाता है वो अनिश्चित होता है कि वो लाभ कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो ये दूसरा मुख्य अंतर ये हो गया। तीसरा अंतर, जब कभी कंपनी का समापन होता है, यानी कि जब कभी कंपनी अपना व्यवसाय या कारोबार बंद करती है तो कंपनी क्या करती है, अंशधारियों को उनका लगाया हुआ पैसा है, कैपिटल है, वो रिफंड करती है, वापस लौटाती है। तो कंपनी सबसे पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी वापस करती है। यानी कि पूंजी प्राप्त करने के मामले में भी इनको पूर्वाधिकार होता है। इनको भुगतान करने के बाद में कंपनी फिर इक्विटी शेयर होल्डर को भुगतान करती है। तो पूंजी प्राप्त करने के मामले में इनको पूर्वाधिकार होता है। सबसे पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पूंजी लौटाई जाती है, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को लौटाई जाती है। और कंपनी प्रबंध और संचालन में भाग लेने के लिए अपने संचालकों की नियुक्ति करती है, उसके लिए मतदान होता है। ऐसा मतदान का जो अधिकार होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को ऐसा अधिकार नहीं होता है। तो इस मामले में एक अंतर हो गया कि इक्विटी शेयर होल्डर हो गए ये कंपनी के वास्तविक स्वामी हो गए। स्वामी तो ये होते हैं लेकिन वास्तविक स्वामी फिर भी इक्विटी शेयर होल्डर कहलाते हैं। समानता यह है कि दोनों को लाभों में हिस्सा प्राप्त होता है, दोनों ही कंपनी में पूंजी लगा रहे हैं, तो ऐसे कंपनी के दोनों ही मालिक स्वामी होते हैं। लेकिन मतदान का जो अधिकार होता है, संचालन का अधिकार होता है, वो इक्विटी शेयर होल्डर को होता है। ये इनमें मुख्य अंतर है। तो आज मैंने आपको बताया कि शेयर कैपिटल है वो क्या होती है, और शेयर के अंश खरीदने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर खरीदने वाले इक्विटी शेयर होल्डर, और प्रीफरेंस शेयर खरीदने वाले प्रीफरेंस शेयर होल्डर कहलाते हैं।